देखिए फिक्र आपकी में सबसे पहले महाशिवरात्रि पर झारखंड में भड़की सांप्रदायिक आग दिखाते हैं। चिंताजनक खबर है। वैसे तो पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। आस्था में सराबोर भोले के भक्तों की जलाभिषेक वाली तस्वीरों ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस चैनल ने सुबह से आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई, वो भी देश के कोने कोने से। लेकिन झारखंड में एक ऐसा शहर भी था जहां आस्था का यह पर्व समाज में नफरत फैलाने वाले कट्टर लोगों को पसंद नहीं आया। सड़क पर भजन कीर्तन सुनकर उन्हें ऐसी टेंशन हुई कि देखते ही देखते यहां पर हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी भड़क उठी। दो गुटों में हिंसक झड़प होने लगी। झारखंड में यह मामला कहां का है और यहां से आए कई वीडियो सबूत ने फिक्र को कैसे बढ़ा दिया है, यह जानने से पहले यहां पर धर्म मजहब के नाम पर भड़की एक जहरीली फाइल देखिए, जिसमें पहला चैप्टर धार्मिक झंडा, दूसरा चैप्टर लाउड स्पीकर, तीसरा चैप्टर पत्थरबाजी, चौथा आगजनी, पांचवा तोड़फोड़, छठा लाठीचार्ज और सातवां चैप्टर पुलिस के एक्शन के बाद लौटी शांति। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा माहौल आपको इससे पहले देश के किसी कोने में अक्सर दिखाई देता था। आपका जवाब जम्मू कश्मीर हो सकता था, जहां पर एक समय सेना पर पत्थरबाजी आम बात हुआ करती थी। पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की ऐसी तस्वीरें आप बांग्लादेश में भी आए दिन देखते ही रहते होंगे। लेकिन झारखंड में महाशिवरात्रि पर इस तरीके की हिंसा का होना चिंताजनक है। और यह हिंसा हुई हजारीबाग के इलाके में, वो भी एक मदरसे के पास सुबह लगभग 7 से 8 बजे के करीब। हजारीबाग में इस मदरसे के पास पत्थरबाजी शुरू हो गई। मदरसे की पास की छत से बड़ी संख्या में लोग पथराव करने लगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की भक्ति में लीन भक्तों को टारगेट करने लगे, ऐसा आरोप है। देखते ही देखते भक्तिमय माहौल पूरा बिगड़ गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। दो समुदायों की इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने 3 बाइक, एक दुकान और एक कार को जला दिया। एक ऑटो में तोड़फोड़ की गई। हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय ने बताया कि यह पूरा विवाद साउंड सिस्टम चलाने को लेकर शुरू हुआ और मारपीट पथराव में बदल गई। लेकिन पुलिस के मोर्चा संभालने, लाठीचार्ज करने और सीनियर ऑफिसर्स के डेरा डालने, पेट्रोलिंग करने और भारी फोर्स तैनात करने के बाद इलाके में अभी शांति है। लेकिन हजारीबाग में सुबह के समय हालात कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तब कैसा भयानक मंजर था, इसे आप वहां की इस ग्राउंड रिपोर्ट से देखें। कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब का किसी को भी कोई परेशानी हो, तो बस विधि व्यवस्था को बनाए रखिए आप। स्थिति नियंत्रण पूर्ण? हाँ बिल्कुल, अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हो रहा है अभी। दोनों समुदाय शांत रहें, अपने अपने समुदाय को समझावें और किसका क्या गलती है। जो निर्दोष है उसको सजा मिलना चाहिए, जो निर्दोष नहीं है उसको सजा से प्रशासन को काम है उसको बचाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि निर्दोष व्यक्ति फंस जाए और सजा का भागी बने। इस देश में सभी धर्म के लोग हमेशा से एक साथ मिलकर सभी धर्मों को मनाते हैं। किसी एक इंसान की शरारत या गलत सोच ऐसी हरकत को अंजाम देती है तो आसपास जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। दो समुदायों में ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, लेकिन सोच जो है किसी एक इंसान की खराब है, जिसकी वजह से होता है। हजारीबाग में हिंसा क्यों भड़की, इसकी अपनी एक कहानी है। यह पूरा विवाद एक मदरसे के पास शुरू हुआ था। यह मदरसा हजारीबाग के इचाक इलाके में है, जो यहां पर पिछले 8 वर्षों से चल रहा है। मदरसे पर गुंबद लगाने को लेकर पिछले वर्ष भी विवाद हुआ था, राजनीति हुई थी, मामला झारखंड विधानसभा तक पहुंचा था। गुंबद वाला गदर तो फिलहाल शांत है, लेकिन त्योहार वाले विवाद ने अचानक तूल पकड़ लिया। इसकी कहानी ये है कि इस मदरसे से 50 मीटर दूर एक चौराहा है, जहां हर वर्ष हिंदू अपना त्योहार मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवा झंडा लहराकर पूजा पाठ करते हैं। महाशिवरात्रि पर भी हिंदुओं ने बड़ी तैयारी की थी। यहां पर बड़ी मूर्ति लगाई गई थी। कल दोपहर ही 52 फीट ऊंचा झंडा और लाउडस्पीकर लगाया गया। इसके विरोध में आज सुबह से पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। दावा है कि मदरसे के पास की गलियों और छतों से पत्थर भी फेंके गए।
आज सुबह ये उपद्रव काफी देर तक चला। वैसे झारखंड बिहार से लगा हुआ राज्य है। हजारीबाग से पटना की दूरी सिर्फ 230 किलोमीटर है। बिहार में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और झारखंड में सांप्रदायिक आग का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। ये बात नेता भी जानते हैं। इसीलिए जैसे ही हजारीबाग के सुलगने की खबर वायरल हुई, नफरती शोले भड़काने वाले वीडियो वायरल हुए। वैसे ही नेताओं के बीच जुबानी फायरिंग भी होने लगी। दो पक्षों की लड़ाई में अचानक से बांग्लादेशी घुसपैठियों का सियासी मुद्दा ट्रेंड करने लगा। केंद्रीय रक्षा राज्य और रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने इस हिंसा के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया। कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं। तो इस गंभीर आरोप पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उन्हें जवाब दिया। कहा कि बीजेपी इसमें राजनीतिक रोटी सेक रही है और रक्षा राज्य मंत्री को इतना हल्का बयान नहीं देना चाहिए। इस हिंसा पर किस नेता ने क्या क्या कहा, यह पॉलिटिकल रील आपको देखनी चाहिए। मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमज़ोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से कोई पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? सांप्रदायिक सद्भावना बना रहना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति इस राज्य को बर्बाद कर रही है। उनको सचेत करना चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्मियों पर यदि किसी भी प्रकार का तुम हमला करते हो, लांछन लगाते हो, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलाज चाहते हैं और यूपी में इनका इलाज ठीक ढंग से चल रहा है। झारखंड में जब तक इलाज नहीं होगा, ये सुधरने वाले नहीं। दुर्भाग्य इस तरह की घटना होती है, बहुत ही निंदनीय। अब लोग सवाल पूछने लग गए कि नेताओं के भड़काऊ बयान कब बंद होंगे, जब कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगा। सोचने वाली बात है। दो कम्युनिटीज में ट्रस्ट डेफिसिट क्या इन बयानों से नहीं क्रिएट हो रहा है? सोचने वाली बात है। और फिक्र में अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बिजनेस प्रपोजल की, जिससे वो अमेरिका की तिजोरी को नोटों से भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब अमेरिका में नागरिकता भी किसी सामान की तरह बिक रही है। यानी हम कह सकते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप का अब नया नारा हो गया है मेक अमेरिका रिच अगेन। और इसके लिए ट्रंप ने अमेरिका में नागरिकता की सेल लगा दी है और अमेरिका में नागरिकता की कीमत है $50 मिलियन, यानी 44 करोड़ रुपए। ध्यान से खबर देखिएगा क्योंकि इसके पीछे की इंस्पिरेशन हम आपको बताने वाले हैं। यह रकम खर्च करिए, यानी कि 44 करोड़ रुपए, और अमेरिका के नागरिक बन जाइए। उस अमेरिका के जहां पर अभी आज के हालात में सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। उस अमेरिका में जहां पर कैलिफोर्निया जैसे स्टेट में अगर 1000 से कम डॉलर की चोरी हो जाए तो आप रिपोर्ट तक नहीं कर सकते, पुलिस सुनेगी भी नहीं आपको। उसकी 44 करोड़ की नागरिकता कोई लेगा? आज हम अमेरिकी नागरिकता पर फिक्र की पूरी फाइल खोलेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर ट्रंप का प्लान क्या है और इसकी इंस्पिरेशन क्या है। लेकिन पहले आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि आखिर कौन कौन अमेरिका की नागरिकता ले सकता है। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड नाम से नया वीजा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इस वीजा प्रोग्राम से ट्रंप 5 गुना ज्यादा पैसा वसूल करना चाहते हैं। अमेरिका में गोल्ड कार्ड अब से EB-5 वीजा का विकल्प होगा। EB-5 ध्यान से देखिएगा, ये एक बिजनेस क्लास के लिए वीजा था जिसमें आप जाके अपना बिजनेस कर सकते थे और कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था। भविष्य में 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचने का प्लान है। EB-5 वीजा के लिए 8 करोड़ 75 लाख रुपए देने होते थे, जबकि अब गोल्ड कार्ड के लिए 44 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। ट्रंप मूलतः एक बिजनेसमैन है, वो खुद अरबों डॉलर्स के मालिक हैं। कई बार वो बैंकरप्ट भी होते होते बचे हैं, लेकिन अब गोल्ड कार्ड से ट्रंप के पास गोल्डन मौका है।
जिससे वो अमेरिका के राजस्व में अरबों डॉलर्स का इजाफा कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो हम कैलकुलेशन बताने वाले हैं। हमने भी इसकी थोड़ी कैलकुलेशन की है। ट्रंप ने 10 लाख लोगों को गोल्ड कार्ड से नागरिकता देने का लक्ष्य रखा है, और अगर ट्रंप हर व्यक्ति से 44 करोड़ रुपए वसूलते हैं जो नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा, तो इससे अमेरिका के राजस्व में 440 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी रकम है। ट्रंप ने कहा है कि यह वीजा कार्ड अमेरिकी नागरिकता के रास्ते खोलेगा। इसे खरीद कर लोग अमेरिका आएंगे और यहां बहुत ज्यादा टैक्स भरेंगे। यह वीजा प्रोग्राम बहुत सफल होगा और इससे राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान जल्द हो सकता है। वैसे तो दुनिया के धनवान देशों में अमेरिका 10वें नंबर पर है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय करीब 33 लाख रुपए है, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई नागरिकता नहीं भेजता। आप भी सुनिए ट्रंप ने इस वीजा प्लान को लेकर क्या कहा। अब ट्रंप की इंस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। ट्रंप की इंस्पिरेशन कहां से आई? देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ट्रंप के सबसे बड़े एडवाइजर हैं इलॉन मस्क, जिन्होंने सबसे पहले एक्स पर, यानी ट्विटर जब उन्होंने खरीदा, एक्स पर ब्लू टिक की बोली लगाई, फिर उसके बाद प्रीमियम की बोली लगाई, फिर सुपर प्रीमियम की बोली लगाई, और इसी तरह अब ट्रंप वहां पर नागरिकता की बोली लगा रहे हैं। सोचिए, एकदम वही पैटर्न है। अमेरिका में फिलहाल नागरिकता हासिल करने के लिए ग्रीन कार्ड सबसे बेहतर विकल्प है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि किसी के रिश्तेदार को अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल गया है। अमेरिका में के ग्रीन कार्ड को भारत में एक तरह से स्टेटस सिंबल माना जाता है। ये कैसे मिलता है वो समझ लीजिए। ग्रीन कार्ड में रोजगार, पारिवारिक स्पॉन्सर या निवेश के माध्यम से अमेरिका की नागरिकता मिलती है, जबकि अब गोल्ड कार्ड में सीधे 44 करोड़ रुपए चुकाकर नागरिकता पाने का रास्ता खोल दिया गया है। कह रहे हैं कि ग्रीन कार्ड की जो वेटिंग है वो करीब 50 साल के आसपास है, 100 साल भी कुछ लोग कहते हैं। मौजूदा ग्रीन कार्ड की व्यवस्था 1990 से लागू। वैसे एक बात और समझ लीजिए कि ट्रंप का गोल्ड कार्ड वाला ऑप्शन पहले से मौजूद है, लेकिन वो थोड़ा सस्ता है, जिसे ट्रंप अब महंगा करके बेचने वाले हैं। इसमें कुछ सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। अमेरिका पहले से ही एक इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम चलाता है, इसे EB-5 वीजा प्रोग्राम कहते हैं। इसके तहत अमेरिका व्यापारियों को EB-5 यानी इन्वेस्टर वीजा देता है। अमेरिका में आपको इसके लिए कम से कम $5 लाख का निवेश करना पड़ता है। अमेरिका एक वर्ष में 10,000 EB-5 वीजा जारी करता है, लेकिन हर एक वीजा के लिए कम से कम 23,000 अर्जियां लगती हैं। यानी अमेरिका का वीजा हासिल करने की मारामारी है। शायद इसी में अवसर देखते हुए ट्रंप ने $50 लाख वाला गोल्ड कार्ड लॉन्च कर दिया है। वैसे अमेरिका दुनिया का इकलौता देश नहीं है जो पैसे लेकर नागरिकता बेचता है। कई ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े देश हैं जो पैसे लेते हैं और नागरिकता बेचते हैं, जिसमें सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, डोमिनिका, ग्रेनेडा, एंटीगा एंड बर्मुडा, टर्की, मॉन्टेनेग्रो, माल्टा, ऑस्ट्रिया जैसे देश शामिल हैं। वैसे कई ऐसे देश भी हैं जो नागरिकता देने के नाम पर निवेश करवाते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 90 के दशक में ब्रिटेन समेत कई देशों ने एक खास कीमत पर नागरिकता देनी शुरू की थी। ब्रिटेन में नागरिकता हासिल करने के लिए करीब $25 लाख यानी 22 करोड़ रुपए के निवेश की शर्त रखी। न्यूजीलैंड नागरिकता के लिए $15 लाख यानी 13 करोड़ रुपए की रकम वसूलता है। आज की तारीख में साइप्रस से लेकर सिंगापुर तक करीब 23 ऐसे देश हैं जो निवेश के बदले में नागरिकता देते हैं। यूरोपियन यूनियन के आधे सदस्य ऐसा कोई ना कोई कार्यक्रम चलाकर निवेशकों से अपने यहां पैसे लगाने के लिए आकर्षित करते हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि क्या अभी भी लोगों में अमेरिका को लेकर वो एस्पिरेशनल वैल्यू है जो वो इतना पैसा खर्चा करेंगे? ट्रंप को सोचना पड़ेगा वो किस अमेरिका में जी रहे हैं। अब सवाल है कि भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत के योग्य लोग जो अमेरिकी नागरिकता चाहते हैं उनकी परेशानी बढ़ेगी। फिलहाल भारत के सबसे ज्यादा लोग H-1B वीजा के जरिए ग्रीन कार्ड हासिल करते हैं। H-1B वीजा में अमेरिका में रहकर काम करने की इजाजत मिलती है, लेकिन भारत के सबसे अमीर लोगों के लिए ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत के सुपर रिच इस शॉर्टकट का लाभ उठा सकते हैं। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पास गुरुग्राम में DLF द कमेलियाज में 190 करोड़ रुपए में फ्लैट बेचने की खबर आई थी। इस सोसाइटी में एक एक फ्लैट की कीमत 100 करोड़ रुपए है, यानी जितने में आप एक फ्लैट खरीदेंगे उतने में अमेरिका की नागरिकता 2 बार ली जा सकेगी। वहां 50 करोड़ में अच्छा खासा घर खरीदा जा सकता है। यानी बिजनेसमैन से राष्ट्रपति बने ट्रंप ने गोल्ड कार्ड की दुकान अमीरों के लिए खोली है। जो पैसा फेंकेगा वो अमेरिका के नागरिक बनेंगे। बस फर्क इतना है कि अमेरिका में आप हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन रहेंगे और भारत के तो आप हैं ही नागरिक।
वैसे जब अमेरिका के ग्रीन कार्ड और गोल्ड कार्ड की बात हो रही है तो आपको थोड़ा नागरिकता वाला फ्लैशबैक भी बता देते हैं। नागरिकता का सिद्धांत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस के नगरों में लागू हुआ था, जहां आमतौर पर संपत्ति के मालिकों को नागरिकता दी जाती थी। महिलाओं, दासों और गरीब समुदाय के सदस्यों को नागरिकता नहीं दी जाती थी। रोमन्स ने सबसे पहले नागरिकता का इस्तेमाल रोम नगर के निवासियों को उन लोगों से अलग करने के लिए किया जिनका क्षेत्रों को रोम ने जीतकर अपने में शामिल कर लिया था। जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता गया, रोमन्स ने इटली में अपने सहयोगियों को नागरिकता दी। मध्यकाल में यूरोप में राष्ट्रीय नागरिकता का सिद्धांत लगभग समाप्त हो गया और इसकी जगह सामंतवादी अधिकारों वाली प्रथा ने ले ली। नागरिकता का आधुनिक सिद्धांत 18वीं सदी में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के दौरान आकार लेने लगा, जब नागरिक शब्द का अर्थ यह हुआ कि उस व्यक्ति को निरंकुश ताकतों के आगे कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जब इस खबर को आप फिक्र के लेंस से देखेंगे तो यह सवाल भी उठेगा कि पैसे देकर खरीदी गई नागरिकता में राष्ट्र प्रेम की भावना कितनी गहरी होगी। जिस व्यक्ति ने धन के बल पर किसी देश की नागरिकता हासिल की है, उसका अपने देश के प्रति कितना लगाव होगा। क्या वह व्यक्ति सीमा पर जाकर युद्ध लड़ पाएगा या किसी मुश्किल घड़ी में अपने देश के साथ खड़ा रह पाएगा। ऐसा लगता है कि ट्रंप 44 करोड़ रुपए लेकर अमीरों को एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मानो उन्होंने नागरिकता की सेल लगा दी हो। लेकिन नागरिक होने की भी एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। नागरिकता बेचने का नहीं, महसूस करने का विषय है। ट्रंप को यह ध्यान में रखना होगा कि भले ही वो पैसा लेकर नागरिकता की गारंटी दे रहे हो, लेकिन ऐसे नागरिकों की खुद की कोई गारंटी नहीं है। वो मौका मिलने पर मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले नारे से तुरंत हाथ धो लेंगे और मेक योरसेल्फ ग्रेट अगेन वाली सोच पर चलने में थोड़ा सा भी परहेज नहीं करेंगे। ग्लोबल खबरों से लौटते हैं लोकल खबरों की ओर। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में मिलावटी तेल वाला खेल आपको बताते हैं। ये खबर तेल से जुड़ी है। आप चाहें कोई भी तेल इस्तेमाल करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि तेल में मिलावट नहीं होनी चाहिए और जहां तक हो सके विश्वसनीय ब्रांड का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। ब्रांड और शुद्धता वाली एक कसौटी अब शनि शिंगणापुर मंदिर पर लागू हो रही है। 1 मार्च से शनिदेव की काली शिला पर सिर्फ ब्रांडेड तेल ही चढ़ाया जाएगा। मिलावटी तेल के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। ये फैसला शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट और ग्राम सभा ने मिलकर लिया है। शिंगणापुर में शनिदेव की शिला पर तेल से अभिषेक करने की परंपरा करीब 400 वर्ष से चली आ रही है। भारत के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु वहां शनिदेव का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं और उनकी शिला पर तेल चढ़ाते हैं। मंदिर प्रशासन का कहना है कि शनिदेव की शिला पर श्रद्धालु जो तेल चढ़ाते हैं उसमें मिलावटी तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इस मिलावटी तेल में प्रोजेक्ट मौजूद केमिकल शनिदेव की शिला को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए फैसला लिया गया है कि 1 मार्च से शिला के अभिषेक के लिए ब्रांडेड तेल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि किस तेल को ब्रांडेड कहें और किसे नहीं, क्योंकि देश भर में शनिदेव के हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनके बाहर बिकने वाले तेल की बोतल पर ऐसे ब्रांड का नाम होता है जो आपने शायद ही कभी सुना हो। लेकिन भक्ति भाव में लोग उस तेल को खरीद कर मंदिर में चढ़ाते हैं। आस्था का कोई ब्रांड नहीं होता है, वो बिना प्राइस टैग के होती है। इसीलिए भक्तों के मन में सवाल उठना लाजमी है। तो इस पर मंदिर प्रशासन का कहना है कि शनि शिंगणापुर देवस्थान के आसपास 300 से ज़्यादा ऐसी दुकानें हैं और सभी को हिदायत दी गई है कि वो अपनी दुकान में किसी बड़े ब्रांड का सरसों या तिल का तेल ही रखें। ऐसा कोई भी तेल ना बेचा जाए जिसके बारे में किसी ने सुना या देखा ना हो। यानी आस्था में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। इसके बावजूद अगर मंदिर प्रशासन को किसी श्रद्धालु के लाए गए तेल पर जरा भी शक होगा तो उसे चढ़ावे के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा और ट्रस्ट के लिए लैब में भेजा जाएगा। इस फैसले के पीछे मंदिर प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ एक है कि शनिदेव की प्राचीन शिला को सुरक्षित रखा जाए और उस पर तेल चढ़ाने की परंपरा भी जारी रहे। मंदिर प्रशासन नहीं चाहता है कि मिलावटी तेल की वजह से शिला को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे और आने वाली पीढ़ियां इस धार्मिक धरोहर का लाभ उठाने से वंचित रह जाएं। शनिश्वर देवस्थान ट्रस्ट ने भी 1 मार्च से सभी अनब्रांडेड तेल को बैन लगाया है और उस पर जो तेल अर्पण करते हैं ये खाद्य तेल अर्पण करते हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ कि यहाँ के व्यवसायी बढ़ गए और कुछ व्यवसायियों ने ऐसा अनब्रांडेड तेल लाना शुरू कर दिया, तो उस अनब्रांडेड तेल से इस शिला की झीज हो रही है।
भगवान शनिदेव के देश के सबसे बड़े और मनोकामनाओं को पूरा करने वाले देवस्थान शनि शिंगणापुर मंदिर प्रशासन और ग्राम पंचायत के इस निर्णय के बाद अब भक्तों को सिर्फ ब्रांडेड तिल के तेल का ही अर्पण शनि भगवान की शिला पर करना होगा। एक अच्छा निर्णय ट्रस्ट ने लिया है। इसकी रिजोल्यूशन शिंगणापुर ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में भी हो गई है और सब गाँव वालों ने बोल दिया है कि निर्णय अच्छा है। आप खुद ही जो कि भगवान को चढ़ा जाने वाला तिल का तेल आता है वो आप ही प्रोडक्शन कीजिए और उससे क्या होगा, मंदिर को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। ये तेल प्रसाद के माध्यम से वापस भक्तों को दिया जा सकता है। और अब बात करते हैं महाकुंभ की, जिसका आज आखिरी दिन है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज महाकुंभ का अंतिम स्नान हुआ, लेकिन इसी दौरान एक नई बहस भी शुरू हो गई। बहस महाकुंभ के 144 वर्ष के बाद होने पर छिड़ी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने इस बहस को शुरू किया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि 144 साल बाद महाकुंभ वाला नैरेटिव केवल लोगों की भीड़ जुटाने के लिए किया गया है। ये सिर्फ बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट था। हालांकि ममता के आरोपों पर बीजेपी भी खामोश नहीं रही और उसने पलटकर जवाब दिया। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर पहले ही एक विवादित बयान दे चुके हैं। आप इस पर पॉलिटिकल फाइट वाली एक रील देखिए, इससे आपको पूरे सियासी टकराव के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको बताएंगे कि 2013 की उस सीएजी रिपोर्ट में क्या लिखा है। আমার যদি ভ্রান্তি থাকে তাহলে আপনারা আমাকে সংশোধন করে দেবেন। 144 বছর পরে কুম্ভ হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। মিডিয়াকে কন্ট্রোল করছেন বলে ওয়ান সাইডেড অনেক মানুষ অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। যে পরিবারগুলো 6টা জায়গায় পদপিষ্ট হয়ে মারা গেছেন, আমি যারা কুম্ভে স্নান করছি আমি কিচ্ছু বলবো না, তাদের প্রতি আমার সম্মান আছে। ममता दीदी को हिंदू धर्म त्याग करके, हिंदू धर्म परित्याग करके दूसरा धर्म में चल जाना चाहिए, क्योंकि वो भारत का 100 करोड़ हिंदू को जिस टाइप का वो बेइज्जत कर रहे हैं हर दिन, लेकिन इस टाइप बात कोई नहीं करते। महाकुंभ जैसा आयोजन किया, उसमें भी झूठ बोला। ये कुंभ हर 12 साल बाद होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, इतना प्रचार किया, लोगों को निमंत्रण दिया और उसके बाद उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला। इस पॉलिटिकल फाइट को देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि 144 वर्ष वाला मुद्दा राजनीति के बॉक्सिंग रिंग में काफी गरमाया हुआ है। खूब मुक्केबाजी हो रही है। आपको याद होगा इससे पहले 2013 में महाकुंभ हुआ था, उसकी एक सीएजी रिपोर्ट भी सामने आई थी। उस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। इससे 144 साल वाला नैरेटिव आपको आसानी से समझ में आएगा। रिपोर्ट में लिखा है कि इलाहाबाद में माघ महीने में आयोजित मेलों को धार्मिक महत्व के क्रम में बांटा गया है। ये मेले अवधि के आधार पर आयोजित होते हैं। महाकुंभ मेला हर 144 साल में, जबकि पूर्ण कुंभ हर 12 साल में लगता है। वहीं अर्ध कुंभ हर 6 साल में और माघ मेला हर साल गंगा यमुना के तट पर लगता है। महाकुंभ मेला 14 जनवरी 2013 से 10 मार्च 2013 तक इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। यानी उस सीएजी रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि 2013 में इलाहाबाद में जो महाकुंभ हुआ था वो 144 वर्ष बाद होने वाला महाकुंभ था। यही वो आधार है जिसे लेकर तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब 2013 में 144 वर्ष बाद होने वाला महाकुंभ आयोजित किया गया था, तो फिर 2025 में 144 वर्ष बाद वाले नैरेटिव का सच क्या है।